वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंस एजुकेशन। आज हम बात करेंगे न्यायपालिका के ऊपर, जिसके ऊपर एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। तो मेनली जो क्वेश्चंस आपके बनते हैं वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऊपर बनते हैं। जिला अदालतें, लोक अदालतें, इनके ऊपर बहुत बहुत रेयर क्वेश्चंस बनने के चांसेस होते हैं। तो आज हम सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बात करेंगे, जिसे हम सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं। कहाँ से आया, कितने नंबर ऑफ जजेस होते हैं, वो कैसे सिलेक्ट होते हैं, उनकी रिटायरमेंट की एज क्या है, उनकी सैलरी क्या है, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना। और क्या होता है, जब हम किसी भी बुक में से पढ़ते हैं तो उसकी जो लैंग्वेज होती है वो थोड़ी सी टफ होती है। अगर आप इसे एक दो बार सुन भी लोगे, उसके बाद किसी भी बुक में से उठा के पढ़ोगे, आपका ये टॉपिक तैयार होगा। तो हम शुरू करते हैं। हमारे देश में क्या होता है, एक विधान पालिका है जिसे हम मेनली संसद बोलते हैं। उसमें लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति आते हैं। अगर वहां पर कोई भी कानून पास हो जाता है और वो हमारे संविधान में लिखित में नहीं है या फिर आम जनता के फेवर में नहीं है, वो कोई भी कानून हो सकता है। कह सकते हैं कि आप अपनी जमीन पर कपास की खेती नहीं करोगे, या इस तरह का कोई भी कानून अगर वो हमारे फेवर में नहीं है और संविधान में भी लिखित नहीं है, तो काम कौन करेगी? न्यायपालिका उसके ऊपर काम करेगी। तो इसका एक पॉइंट में मतलब क्या निकल रहा है कि जो संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है वो किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास। इसी तरह से और क्या क्या काम करती है सुप्रीम कोर्ट? आम जनता तो वहां तक पहुंच ही नहीं पाती। इवन आम जनता के जो छोटे छोटे मामले होते हैं, किसी ने किसी के प्लॉट पर कब्जा कर लिया, चोरी के मामले या और भी कई मामले, वो तो हाई कोर्ट तक भी नहीं पहुंच पाते। तो क्या काम करती है सर्वोच्च न्यायालय? किसी भी दो राज्यों के बीच में अगर कोई भी विवाद चल रहा है, कोई भी दो राज्य हो सकते हैं, अगर किसी भी पानी के लिए, क्योंकि क्या होता है, अड़ोसी पड़ोसी राज्य ही लड़ेंगे, तो जिनकी बाउंड्रीज टच हो रही हैं उनको पानी के लिए कोई प्रॉब्लम हो रही है दोनों को, तो इस तरह के क्या जो राज्य होते हैं, वो जो भी दो राज्य होंगे वो क्या सोचेंगे कि हमारे हाई कोर्ट में ये मामला जाए, और दूसरा राज्य सोचेगा हमारे हाई कोर्ट में जाए, ताकि रिजल्ट हमारे फेवर में हो। लेकिन वो सारे के सारे मामले कहाँ पर जाते हैं? सर्वोच्च न्यायालय में। सेम कोई भी यूटी राज्य लड़ पड़ता है, राज्य राज्य का कोई भी विवाद होता है, वो सारे मामले सुप्रीम कोर्ट देखता है। इसके अलावा क्या आम जनता के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं है? है। अगर कोई भी हमारे मौलिक अधिकार, जो हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं, उनका अगर हनन होता है, उनके ऊपर कोई भी बात आती है, तो वो मामला भी कहाँ जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय में। सुप्रीम कोर्ट उस मामले को देखेगी। अब हम बात करते हैं थोड़े से इसके बैकग्राउंड के ऊपर कि ये आया कहाँ से, क्योंकि इंडियंस को इस चीज की नॉलेज नहीं थी कि अदालतें क्या होती हैं एंड ऑल। तो ये सारी की सारी चीजें हमें किसने दी हैं? अंग्रेजों की देन है। तो 1935 में एक एक्ट आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत सरकार अधिनियम 1935 में आया था, जिसने हमारा जो संविधान का एक बेस बनाने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। इसी में ही लिखित में आया था कि इंडिया में जो एक कोर्ट होगी, एक बड़ी सी कोर्ट बनाई जाएगी, जिसका नाम क्या था? वो ऐसा सर्वोच्च न्यायालय नहीं था, सुप्रीम कोर्ट नहीं था। क्या नाम था उसका? फेडरल कोर्ट। ये हमारी 1935 के एक्ट में आया था। बहुत सारे चार्टर आते थे, उसमें से जो 1935 का भारत सरकार अधिनियम आया, उसमें ये लिखा गया कि एक कोर्ट बनाई जाएगी, फेडरल कोर्ट, और 1 अक्टूबर 1937 को ये बनकर तैयार हो गई और इस पे काम शुरू हो गया। लेकिन ये एज सच सर्वोच्च न्यायालय नहीं था। हाँ, एक बेस स्ट्रक्चर तैयार किया गया सर्वोच्च न्यायालय का। लेकिन जो आज हमारा सुप्रीम कोर्ट है, इसके अगेंस्ट कहीं पर भी दोबारा अपील नहीं है। हाँ, इसके अंदर अपील की जा सकती है। अगर कोई भी उससे सेटिस्फाइड नहीं होता तो अंदर ही जजेस चेंज करके उसके ऊपर दोबारा काम किया जा सकता है। लेकिन इसके अगेंस्ट कहीं भी बाहर कोई भी अपील नहीं है। जो इनका डिसीजन होगा वो एंड डिसीजन माना जाता है। ऐसे ही फेडरल कोर्ट जो आई, तो इसे क्यों सुप्रीम कोर्ट नहीं कहा गया? क्योंकि इसके अगेंस्ट भी अपील थी। कहां पर? लंदन की प्रीवी काउंसिल में। लंदन की प्रीवी काउंसिल में इसके अगेंस्ट भी अपील की जा सकती थी। किसके? फेडरल कोर्ट के। तो सेम हम बात करते हैं अब इसमें
1 अक्टूबर 1937 को फेडरल कोर्ट बन गई, एक स्ट्रक्चर तैयार हो गया, किसके लिए? सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर। फिर क्या हुआ, पता था सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद कि अंग्रेज जाने वाले हैं, इंडिया के आगे एक क्वेश्चन मार्क लग गया, उन्हें हर चीज अपनी बनानी थी, हमें अपना राष्ट्रीय फूल चाहिए था, गीत चाहिए था, राष्ट्रीय गान चाहिए था, तो उसी में ही हमें एक अपना सर्वोच्च न्यायालय भी चाहिए था, जो हमारा कब बना? जनवरी 1950, जब हमारा देश का संविधान लागू किया गया, तभी एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कर दी गई, जिसे हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। इसी फेडरल कोर्ट को ही बदल कर क्या किया गया? सुप्रीम कोर्ट। लेकिन इसके अगेंस्ट अपील थी कहां पर? लंदन की प्रीवी काउंसिल में, बट इसके अगेंस्ट कहीं पर भी नहीं है। तो ये हमारा वही फेडरल कोर्ट क्या बना है? सर्वोच्च न्यायालय। तो ये तो था इसका बैकग्राउंड। अब बात करते हैं इसमें नंबर ऑफ जजेस कैसे होते हैं और कैसे काम करते हैं। क्या हुआ, जो फेडरल कोर्ट था उसमें मेन 4 जज थे, तो जो उसमें एक इंडियन जज थे जिनका नाम है हरीलाल जे कानिया। किसी बुक में इन्हें ही हीरालाल भी मिल जाएगा, पर्सन सेम है, कई किताबें इसे हीरालाल लिख देती हैं, एक ही पर्सन है ये। तो ये जो फेडरल कोर्ट के जो 4 जजेस थे, उन्हीं में से एक जज थे हीरालाल जे कानिया। तो इन्हें ही हमने क्या किया, अपने सर्वोच्च न्यायालय का सीजेआई बना लिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इन्हें ही क्या किया, जब जनवरी 1950 में हमारा अपना पर्सनल कोर्ट बना, तो इन्हें ही हमने क्या बनाया, फर्स्ट सीजेआई। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलता है कि हमारे फर्स्ट सीजेआई कौन थे? तो कौन थे? हरीलाल जे कानिया या फिर हीरालाल जे कानिया। अब बात करते हैं इसमें नंबर ऑफ जजेस होते कितने हैं। जब हमारा ये लिखा गया तो 124 आर्टिकल है संविधान में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के बारे में सब कुछ लिखा गया। तो उसमें क्या लिखा गया, इसमें हमारे 1+7 जजेस का प्रावधान है, मतलब 1+7 जजेस होंगे। अब मैं इसे 1+7 क्यों लिख रही हूँ, 1 को अलग से क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि जो ये 1 है ये हमारा मेन रूप से काम करते हैं सीजेआई, जिन्हें हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं, और 7 अदर जजेस होते हैं जिनको मिलाकर हर एक जो मामले होते हैं उनके ऊपर एक बेंच बिठाई जाती है जजेस की, 2 या 3, 5 इस तरह से बेंच बनती है। 3-5 क्यों कह रही हूँ, ताकि अगर कोई भी डिसीजन लेना हो, 5 जजेस की बेंच है, 3 एक साइड है, 2 एक साइड है, तो डिसीजन लिया जा सकता है। बट अगर 6 की होगी, 3 एक साइड हो गए, 3 एक साइड, तो डिसीजन नहीं लिया जा सकता। तो इन्हीं जजेस में से एक बेंच बिठाई जाती है। आज तक जो मैक्सिमम बेंच बनी है वो 13 जजेस की बन चुकी है, इससे ऊपर की नहीं बनी। तो एक हमारा मेन जज होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एक होते हैं जज और एक होते हैं जस्टिस। जज क्या होते हैं, जो जजमेंट करते हैं, जो कि गलत हो सकती है जजमेंट। लेकिन जस्टिस किसे कहा जाता है, जस्टिस होते हैं न्याय की मूर्ति, जिनसे ये एक्सपेक्टेड होता है कि उनके डिसीजन जो है कभी भी गलत नहीं होंगे, ये माना जाता है। तो ये क्या होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और जो हाई कोर्ट में बैठते हैं वो क्या होते हैं, चीफ जस्टिस, उनके आगे हम इंडिया नहीं लगाते। तो क्या था, 7। ये भी क्वेश्चन बनता है कि मूल रूप से कितने जजेस का प्रावधान था, 1+7। लेकिन जो एट प्रेजेंट हम बात कर रहे हैं, एट प्रेजेंट कितने जजेस हैं हमारे, 1+33, मतलब एक सीजीआई और एक 33। ये तो नंबर ऑफ पोस्ट है 33, जरूरी नहीं है ये हर टाइम फिल हो। ये मैक्सिमम नंबर ऑफ जजेस है कि मैक्सिमम 33 हो सकते हैं, लेकिन इसकी जगह पर 30 या 27, 28 जितने भी बन सकते हैं, लेकिन 33 से ज्यादा नहीं होंगे। पहले कितने थे, 1+7। तो टाइम के अकॉर्डिंग जनसंख्या भी बढ़ती गई, आबादी भी बढ़ती गई, मामले भी बढ़ते गए, तो ये जजेस की बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 1+33। तो ये थे नंबर ऑफ जजेस। अब हम बात करते हैं कि इनकी नियुक्ति कैसे की जाती है, सुप्रीम कोर्ट में जाया कैसे जा सकता है। सिर्फ किताबी भाषाएं पढ़कर आप सुप्रीम कोर्ट के रास्ते नहीं खुलते, उसके लिए एक्सपीरियंस होना चाहिए, कुछ योग्यताएं होनी चाहिए। तो उनके ऊपर भी बात कर लेते हैं कि यहाँ तक जाने के लिए योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए। फर्स्ट क्या है कि जो भी यहाँ पर जाना चाहता है उसके पास उसने 10 साल तक
हाई कोर्ट में वकील के रूप में काम किया हो, वकील के रूप में कार्य किया हो। मतलब हाई कोर्ट हमारी एक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट हमारी एक ही है, कहाँ पर है, दिल्ली में। लेकिन हाई कोर्ट एक नहीं है, हाई कोर्ट हमारे पास 25 हैं। कहा गया था कि हर राज्य की अलग हाई कोर्ट होगी, लेकिन राज्य 28 है, यूनियन टेरिटरीज भी हैं, तो साझेदारी में भी हाई कोर्ट बनाई गई है। आप एग्जाम्पल देख सकते हो, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, इनकी एक ही है। कौन सी? पंजाब, हरियाणा हाई कोर्ट। तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो एक ही है। तो 10 साल तक के एक्सपीरियंस का क्या मतलब है? जरूरी नहीं है एक हाई कोर्ट में उसे 2, 3, 4 जितनी मर्जी हाई कोर्ट्स का मिलाकर जो एक्सपीरियंस है वो कितना होना चाहिए? 10 साल। बुक्स में आपको लिखा हुआ मिलेगा अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो। अधिवक्ता, वक्ता होता है बोलने वाला, अधिवक्ता के रूप में उसने कार्य किया हो। कहाँ पर? हाई कोर्ट में। अब जरूरी नहीं है कि कोई इस कंडीशन को फुलफिल करे, बीच में क्या लगा हुआ है? और। अगर ये नहीं कर सकता तो सेकंड कंडीशन क्या है? 5 इयर्स तक उसने हाई कोर्ट में जज के रूप में कार्य किया हो। मतलब अगर कोई भी वकील की कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं कर सकता तो सेकंड कंडीशन क्या है? 5 ईयर तक हाई कोर्ट में ही जज के रूप में काम किया हो। अब जरूरी नहीं है वो भी सेम हाई कोर्ट में किया हो, डिफरेंट हाई कोर्ट में हो सकता है। थर्ड कंडीशन क्या है? इसमें भी और लगा हुआ है, अगर ये भी फुलफिल नहीं कर सकता, ये भी नहीं कर सकता, तो राष्ट्रपति की नजर में विधि का ज्ञाता हो, विधि का ज्ञाता हो। इस लाइन का क्या मतलब है? मतलब राष्ट्रपति कोई भी नेम को सजेस्ट कर सकता है जिसे वो जानता हो और उसे पता हो कि इस पर्सन को कानून की नॉलेज है। लेकिन आज हम 2020 में हैं और 1950 से ढेरों जजेस जा चुके हैं। कोई भी जो जज गए हैं वो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करके एक भी जज आज तक नहीं गया। जो मैक्सिमम नियुक्तियां हुई है, मैक्सिमम 95% की बात कर रही हूँ, वो आपकी सेकंड कंडीशन से हुई है। कौन सी? 5 ईयर तक हाई कोर्ट में जज की कंडीशन से। और बहुत ही कम जो है वो किसमें जाते हैं? 10 साल एडवोकेट के एक्सपीरियंस को फुलफिल करके। तो ये थी हमारी योग्यताएं कि वहां तक पहुंचने के लिए क्या क्या रास्ते हैं, क्या क्या योग्यताएं हमारे अंदर होनी चाहिए कि हम वहां तक पहुंच सके। अब ये होने के बाद भी डायरेक्ट वहां पर एंट्री नहीं है, उसके भी सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस है। उनके ऊपर हम कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अब ये थी हमारी कौन से कितने नंबर ऑफ जजेस होते हैं और वो कैसे सिलेक्ट होते हैं। अब इनकी सैलरीज क्या है, इनकी रिटायरमेंट का स्ट्रक्चर क्या है। रिटायरमेंट क्या होती है? जब भी इनकी कोई भी सिलेक्शन की मिनिमम एज नहीं होती। हम बोले कि हाँ एमपी बनने के लिए, किसी भी पंचायत में चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम एज डिसाइडेड होती है, वाइस प्रेसिडेंट के लिए। लेकिन इसके लिए कोई भी मिनिमम एज नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी इतना एक्सपीरियंस लेकर जाएगा तो वो ऑब्वियस है 45 से 50 प्लस हो जाएगा। लेकिन इनकी रिटायरमेंट की एज फिक्स है कितनी? 65 ईयर। 65 ईयर में ये रिटायर हो जाएंगे। ये थे सुप्रीम कोर्ट के जजेस। सेम हाई कोर्ट में ये एज कितनी है? 62 ईयर। अब रिटायरमेंट के बाद ये कहीं भी छोटे न्यायालय में काम नहीं कर सकते। रिटायर हो गए 65 की ईयर में, तो अब ये कहीं भी जिला अदालत या फिर कहीं पर भी हाई कोर्ट में भी काम नहीं कर सकते। अब क्या इतना ब्रिलियंट माइंड इनका होता है, उसे वेस्ट नहीं कर सकते, उसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यूज करना था। तो क्या डिसाइड किया गया? इनको किसी ना किसी आयोग का जो है अध्यक्ष बना दिया जाएगा। क्वेश्चन इसी तरह से घुमाकर पूछ लेते हैं, कोई भी आपको आयोग का नाम दे देंगे और पूछ लेंगे कि इसका अध्यक्ष कौन हो सकता है। तो कौन हो सकता है? रिटायर्ड सीजेआई। आयोग किस तरह से बनते हैं? हमारे इंडिया में बहुत सारे आयोग बनते हैं, बच्चों की डेवलपमेंट के लिए, लेडीज की डेवलपमेंट के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए, NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। इस तरह से बहुत सारे कमीशन बनते हैं जिनके जो हेड बनाए जाते हैं, अध्यक्ष बनाए जाते हैं। इन्हें कानून की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, तो वो सीजेआई से ज्यादा तो किसी को नहीं होगी। तो रिटायर्ड सीजेआई को इन्हीं का ही अध्यक्ष बना दिया जाता है, ये उनके ऊपर काम करते हैं। तो ये थे हमारे इनकी रिटायरमेंट की एज क्या है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी
कि इनका सैलरी स्ट्रक्चर क्या है, अगर ये कोई भी काम गड़बड़ से करते हैं तो इनको हटाने की प्रक्रिया क्या है, इनको सिलेक्ट करने का प्रोसीजर क्या है, नंबर ऑफ जजेस बढ़ाने और घटाने का अधिकार किसके पास है, उन सब के ऊपर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और इनकी सैलरीज क्या है। तो इतना आप कर लेना, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दो, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर लेना फॉर लेटेस्ट अपडेट, ताकि आपको नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो की अपडेट भी मिल जाए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।